ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनी। मनी का मतलब क्या होता है? मनी कोई भी चीज है जिसकी एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है और सामने वाला रेडी है उसे मनी मानने को, और लॉ ने भी कह दिया है कि उसे मनी माना जाएगा। तो और मनी का यूज क्यों होता है? जिससे कि कॉमोडिटी खरीदी जा सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब मैं एक कॉमोडिटी के मुकाबले दूसरी कॉमोडिटी को ले रहा होता हो, एक्सचेंज कर रहा होता हो, तो उसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। मतलब जिसमें मनी का यूज नहीं हो रहा होता। अगर मान लो कि मुझे चाहिए पेंसिल और सामने वाले को चाहिए रबड़, ठीक है, मेरे पास रबड़ पड़ा है, उसके पास पेंसिल पड़ा है, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे तो बार्टर एक्सचेंज हो जाएगा। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। जो कॉमोडिटी जब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एंड इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब एक कॉमोडिटी के मुकाबले दूसरी कॉमोडिटी को हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में ना एक चीज का होना जरूरी है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है। बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना मैंडेटरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है? जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, मगर ना बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। सबसे पहला, अब बार्टर एक्सचेंज में ना बहुत सारी लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस क्या थी? अब देखो, मुझे वो जने को ढूंढना पड़ेगा ना कि जो मेरे पास चीज पड़ी है वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो और जो सामने वाले के पास पड़ा है वो मेरी रिक्वायरमेंट हो। तो इसमें ना ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट आता था, सर्च कॉस्ट आता था। इसलिए क्या आया, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस निकल गई। सबसे पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये ना बहुत लैक कर रहा होता है कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है, लेकिन जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास नहीं है, या इसका वाइस वर्सा। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्लियर है। उसके बाद आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब मान लो कि किसी को चाहिए स्कूटर और मुझे चाहिए सॉक्स, ठीक है। अब स्कूटर और सॉक्स का कोई कॉम्बो तो बन नहीं सकता, ठीक है। अब मैं कितने सॉक्स दूंगा तब जाकर मुझे स्कूटर मिलेगा, या फिर वो कितने स्कूटर देगा तब जाकर उसे इतने सॉक्स मिलेंगे, उसे जानना ना बहुत मुश्किल हो जाता है बार्टर एक्सचेंज में। ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। पहला क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड है, हम ना बार्टर एक्सचेंज में उधारी नहीं कर पाते। उधारी मतलब है हम डेफर्ड पेमेंट वाली चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि फिर क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाता है। फिर क्वालिटी क्या है? डिग्रेड हो जाता है। तो पहला क्या था? पहला तुम्हारा था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। थर्ड क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। थर्ड क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज में तुम चीजों को स्टोर कर नहीं पाते। बार्टर एक्सचेंज में तुम चीजों को इजीली स्टोर नहीं कर पाते। बार्टर एक्सचेंज में तुम चीजों को इजीली स्टोर नहीं कर पाते। बार्टर एक्सचेंज में तुम चीजों को इजीली स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है। पहला क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फोर्थ क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जिसको समझ नहीं आए ये 4 पॉइंट वो अनम्यूट कर पूछ सकता है, और अगर आ गया समझ तो थम्स अप कर दो। आगे आगे Sir, please explain the first point. फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। Yes, sir. ओके, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है जैसे मान लो ए और बी है। ए को चाहिए सॉक्स और बी को चाहिए स्कूटर, ठीक है। ए के पास पड़ा है लैपटॉप और बी के पास पड़ा है सॉक्स, ठीक है। तो इसके पास तो सॉक्स पड़ा है जो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है,
लेकिन जो ए के पास पड़ा है वो लैपटॉप पड़ा है, लेकिन बी को तो लैपटॉप चाहिए ही, ठीक है, इसलिए। समझ गए, समझ गए? Yes, sir. ओके, 1 सेकेंड। मतलब इसको ना नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वन इज, उस नेक्स्ट वन से पहले तुम्हें पावर बूस्टर पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये लिखते जाना, इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहला आता है कॉमोडिटी मनी, ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहले आता था कॉमोडिटी मनी। इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब ह्यूमन बीइंग सिस्टमेटाइज तरीके से रहना सीखे ही थे, एनी कॉमोडिटी दैट वाज जनरली डिमांडेड एंड चूजन बाय कॉमन कंसर्न वाज यूज्ड एज मनी। मान लो किसी को गेहूं चाहिए और किसी के पास पड़ा है राइस, वो दोनों जो एक्सचेंज कर लेते, उस टाइप का। तो पहले ना कॉमोडिटी चलता था। मान लो तुमने किसी से कुछ काम करवाया, तो तुम उसे पैसे नहीं देते थे, तुम उसके बदले उसे कुछ दे देते थे जो तुम्हारे पास पड़ा था, ठीक है। तो गुड्स लाइक फर्स, skins, salt, wheat, utensils, weapons, etc. were commonly used as money. Such exchange of goods for goods are known as barter exchange. तो सबसे पहले क्या था इवोल्यूशन ऑफ मनी में? कॉमोडिटी मनी। सबसे पहले क्या था इवोल्यूशन ऑफ मनी में? कॉमोडिटी मनी। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी में क्या था? कॉमोडिटी मनी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया मेटेलिक मनी, ठीक है। कॉमोडिटी मनी का डेफिनेशन क्या है? जब एक दूसरे को हम कॉमोडिटी के द्वारा पे कर रहे होते थे और पैसों का यूज नहीं करते थे, वो कॉमोडिटी मनी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्यों लोहे वाले बंद मत करना। नेक्स्ट पे आते हैं मेटेलिक मनी। विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कॉमोडिटी मनी चेंज इनटू मेटेलिक मनी। Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. It was the main form of money throughout the major portion of recorded history. फिर आया मेटेलिक मनी, ठीक है। तो मेटेलिक मनी क्या है? विद द तो अगर आ जाए कि ऑर्डर करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, सबसे पहले क्या आया था? कॉमोडिटी मनी, उसके बाद आया मेटेलिक मनी और फिर आया पेपर मनी। मेटेलिक मनी क्या है? विद द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कॉमोडिटी मनी चेंज इनटू मेटेलिक मनी। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, अब इसमें होते क्या थे? गोल्ड, सिल्वर, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained, calculate किया जा सकता था. It was the main form of money throughout the major portion of recorded history. उसके बाद नेक्स्ट आता है पेपर मनी, जो सबको पता है, जो आरबीआई इशू करता है, ठीक है। इट वाज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर coins from place to place. So invention of paper money marked as a very important stage, ठीक है। In the development of money, paper money is regulated and controlled by central bank of the country. At present, very large part of the money consists mainly of currency note or paper money issued by the central bank. ठीक है। सबसे पहले क्या था? कॉमोडिटी मनी। तो मेटेलिक मनी क्यों आया? क्योंकि कॉमोडिटी मनी को चेंज करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, उन्हें कैलकुलेट करने में दिक्कत आती थी, तो मेटेलिक मनी ने वो चीज रेक्टिफाई कर दी। उसके बाद पेपर मनी क्यों आया? क्योंकि मेटेलिक को ना इधर से उधर ले जाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए आ गया तुम्हारा पेपर मनी। फिर आया तुम्हारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है कि अभी तुमने वो सर्विसेज ले लिया, लेकिन जो उसकी पेमेंट है वो बाद में करना है। Emergence of credit money took place always side by side with that of paper money. People keep a part of their cash as deposit with bank, which they can withdraw at their convenience through check. The check known as credit money or bank money itself is not money, but it performs the same function as money. तो credit money का मतलब क्या है? जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है और हम उसे चेक से विड्रॉल कर सकते हैं, उसे हम कह देंगे क्रेडिट मनी।
समझ गए। पहला क्या था, कॉमोडिटी मनी, दूसरा क्या था, मेटेलिक मनी, थर्ड क्या है तुम्हारा, पेपर मनी, फोर्थ क्या है तुम्हारा, क्रेडिट मनी। उसके बाद आता है तुम्हारा प्लास्टिक मनी। लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी, वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब आ गए तुम्हारे प्लास्टिक मनी में। क्रेडिट मनी एक बार और कर लेते हैं। इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड with that of paper money. People keep their part of their cash as deposit with banks, which they can withdraw at their convenience through check, the check known as credit money. तो चेक वाला सिस्टम क्रेडिट मनी या फिर बैंक मनी कहलाता है, ठीक है। और प्लास्टिक मनी जो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है। ओके, एक बार बताओ, इतना समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जरा, कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके बता दो आ गया है। हाँ, फिर तो इधर आता है। अरे मेरे को म्यूट करना है। मना उधर बैठ। हाँ बोलो बोलो। Sir, actually, I've just joined. I had another class. Can you brief me like what all have you covered? ओके, ओके, तो सबसे पहले हमने बार्टर एक्सचेंज किया था। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज करना। जब एक कॉमोडिटी के मुकाबले दूसरी कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। जैसे कि मान लो मुझे लैपटॉप चाहिए और सामने वाले को स्कूटर चाहिए। मेरे पास स्कूटर पड़ा है, सामने वाले के पास लैपटॉप पड़ा है, दोनों ने एक दूसरे की कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर लिया, उसे हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। लेकिन ये कोइंसिडेंस बार बार नहीं हो पाता, इसलिए बार्टर एक्सचेंज के बहुत सारे लिमिटेशंस है। क्योंकि बार्टर एक्सचेंज में एक चीज होना जरूरी है, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, मगर ना बार्टर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी आया, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थे बार्टर एक्सचेंज के, सबसे पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है, लेकिन जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है, अगर मान लो कि किसी को सॉक्स चाहिए और एक जने को स्कूटी चाहिए। अब स्कूटी तो सामने वाले के पास पड़ा है और दूसरे वाले के पास सॉक्स भी पड़ा है, लेकिन कितना सॉक्स वो देगा, कितने यूनिट्स ऑफ सॉक्स देगा, तब जाकर उसे स्कूटी मिलेगी, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बार्टर एक्सचेंज में उधारी नहीं हो पाती, तो लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट और लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है, बार्टर एक्सचेंज में हम चीजों को स्टोर कर नहीं रख सकते, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर के होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी वैल्यूएशन में डाउनग्रेड आ जाता है। उसके बाद मैंने इन्हें इवोल्यूशन ऑफ मनी करवाया था। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहला था तुम्हारा कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी मनी का मतलब होता है जब तुम एक कॉमोडिटी के मुकाबले दूसरी कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे होते हो, लाइक बार्टर एक्सचेंज, उसे हम कह देते हैं कॉमोडिटी मनी। एक मिनट, हाँ, कॉमोडिटी मनी। उसके बाद आया मेटेलिक मनी, क्योंकि कॉमोडिटी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म था। क्रेडिट मनी मतलब होता है जो पैसा तुम्हारा बैंक में पड़ा है, और प्लास्टिक मनी डेबिट और क्रेडिट का। समझ गए खुशी? हाँ जी सर, थैंक यू। और सबको यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है। थम्स अप कर देना अगर 42 कैंडिडेट्स हैं, तो अभी 10 ही आया है। तो अगर पेपर फॉर्म में देखें तो अभी हमने मनी का मीनिंग करना है, इवोल्यूशन हमने कर लिया, और फंक्शंस करने हैं।
तो मनी के ना दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई तो मैं बस उसका प्राइस दूंगा और उस चीज को मैं खरीद लूंगा, उसे हम कहेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। अब मैं किसी भी चीज का प्राइस सेट कर सकता हूं। अब मैं किसी भी चीज का प्राइस सेट कर सकता हूं। अगर मान लो कि एक चश्मा है, इस चश्मे को बनाने में मेरे को 250 रुपीज लग रहे हैं, प्लस 50 रुपीज मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इस चश्मे को 300 का बेच सकता हूँ। तो मनी की वजह से मैं मेजर कर पा रहा हूँ। वही अगर मनी नहीं होता तो मैं मेजर नहीं कर पाता। पिछले वाला जल्दी जल्दी करवा दो उसे, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? अब मुझे कोई भी चीज पसंद आएगी, मैं सामने वाले के पास जाऊंगा, उसे उस चीज का पैसा दूंगा और सामने वाला वो चीज मुझे दे देगा, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है अब मैं किसी भी चीज को एक प्राइस के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो medium of exchange, money as a medium of exchange means that it can be used to make payment for all the transaction of goods and services. Goods मतलब होता है tangible और services मतलब होता है intangible. Measure of value का मतलब है money as a measure of value means that money work as a common denomination in which value of all goods and services express. समझ गए? ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है मनी की वजह से क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती है, तभी बैंक आया है क्योंकि वो उधार दे पाता है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर कर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिमिटेशंस थे बार्टर एक्सचेंज के, वो सारे लिमिटेशंस को डिनाई कर दिया मनी ने, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये जो सेकेंडरी फंक्शन है ना, उसे डेरिवेटिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी फंक्शन को डेरिवेटिव फंक्शन भी कहते हैं। और ये देख सकते हो, ये शायद आ जाए, मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू दिस रीजन इट इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। फॉर इंस्टेंस, रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पाउंड इन इंग्लैंड एंड सो ऑन। यूनिट ऑफ अकाउंट जिस टर्म में। So this function has removed the major difficulty of lack of double coincidence of wants and inconvenience associated with barter system. Use of money allow purchase and sale of goods independently of one another. This function of money facilitate trade and helps in conducting transaction in an economy. Money has no power to satisfy human want, but it commands power to purchase those things which have the utility of human wants. ठीक है। उसके बाद आ जाता है measure of value. By reducing the value of all goods and services to a single unit, that is price, it becomes very easy to find out the exchange ratio between them and comparing their prices. This function facilitates maintenance of business account, which could be otherwise impossible. So money helps in calculating relative prices of goods and services. Due to this reason, it is regarded as unit of account. Secondary function, these refers to those function money with supplementary to the primary function. These function को derivative function भी कहते हैं। Standard of deferred payment का मतलब है कि उधारी हो पाती है, and store of value का मतलब है कि मनी को तुम स्टोर कर रख सकते हो as a well, ठीक है। ये समझ आ गया तो thumbs up कर दो जरा। आ गया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फिर बता दो एक बार। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फिर से बता देता हूँ। देखो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड मतलब होता है बाद में, डेफर्ड मतलब होता है बाद में। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है जैसे लोन होता है, तो लोन जो है वो कोई पब्लिक ही ले रहा होता है, या तो हाउस होल्ड लेता है या तो फर्म लेता है। जब वो ले रहा होता है तो बाद में उसे पे कर रहा होता है और इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा होता है। तो मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट money act as a standard for payment which are to be made in future. Every day millions of transactions take place in which
पेमेंट आर नॉट मेड इमीडिएटली। दो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। Money encourages such transaction and help in capital formation and economic development of the economy. Money as a standard of deferred payment has simplified the borrowing and lending operation. It has led to creation of financial institution, that is bank. और यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? रुपी, डॉलर, ये सारी चीजें। अब आ गया समझ? अगर जिसे नहीं समझ आया वो अनम्यूट कर पूछ लो जरा। इवोल्यूशन ऑफ मनी आ गया सबको? थम्स अप कर दो जरा, इवोल्यूशन ऑफ मनी आ गया तो। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के सब पॉइंट्स। ओके, एक मिनट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के सब पॉइंट्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज में क्या क्या डिफिकल्टी आ रही थी? बार्टर एक्सचेंज में डिफिकल्टी आ रही थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास है, लेकिन जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इसकी वजह से मेरे को कमोडिटी मिल नहीं पा रही थी। अब क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कि भाई तू अगर मान लो कोई चीज 10 रुपए की है, तुम 10 रुपए दोगे और सामने वाले से वो कमोडिटी ले लोगे, क्योंकि उसने एक प्राइस सेट कर रखा है 10 रुपए। तो सब पॉइंट्स देखते हैं। This function has removed the major difficulty of lack of double coincidence of wants and inconvenience associated with the barter system. ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब यूज ऑफ मनी अलाउ परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब मेरे को बस ये टेंशन है कि मेरी जेब में पैसा होना चाहिए, मुझे ये टेंशन नहीं है कि सामने वाले को वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरी कंट्री में रह रहा है तो वो करेंसी तो उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये सेकेंड पॉइंट का मतलब हो गया, इंडिपेंडेंटली चल सकता है। थर्ड पॉइंट क्या? दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट ट्रेड एंड हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी। ट्रेड मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इजीली कंडक्ट हो सकता है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। तो दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट ट्रेड एंड हेल्प्स इन कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी। मतलब अब इजीली ट्रांजैक्शन हो सकता है और दूसरे जगहों से भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, इंटर स्टेट भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर लास्ट पॉइंट का तो मतलब यह है कि मनी के पास कोई पावर नहीं है कि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट, बट इट कमांड पावर टू परचेज दोस थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आ गया समझ? यस सर। ओके, और कोई जिसे अभी तक नहीं समझ आया? चलो एक और पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स तो आ सकता है, ठीक है। वन मोर सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। और तो मनी ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बाय ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वी मीन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल एंड इनमूवेबल गुड्स। लाइक मान लो तुमने अपनी बिल्डिंग बेच दी या फिर तुमने अपना फ्लैट बेच दिया फॉर वन प्लेस टू अनदर, दो थ्रू मनी anybody can sell his immovable property at any particular place and to buy a property at some other place. This function of money provides mobility to machinery, land and goods. ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना? कौन सा ये वाला? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखो, अगर मेरी जेब में 10 रुपए है तो इसे लेकर मैं कनॉट प्लेस भी ला सकता हूँ, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है तो इसे तो बस मैं बेच ही सकता हूँ ना, और मनी ले सकता हूँ, या तो मैं इसे खरीद सकता हूँ और मनी देकर खरीद सकता हूँ। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप देखते हैं मनी ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बाय ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वी मीन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल। तो ये चीज तो ड्यूरेबल है ना, जो 3 साल 4 साल से ज्यादा चलती है, एंड इमूवेबल है, इसे मूव कर कहीं और तो नहीं ले जा सकता, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मनी anybody can sell his immovable property at any particular place and buy a property in some other place. This function provide mobility to machinery, land and goods. Okay, आगे समझ आ गई? ओके, तो मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये इतना आ गया सबको समझ? तो थम्स अप कर दो जरा।
ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मनी के मीनिंग पे आएंगे। फंक्शंस, फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए मनी के। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर दो आता है, वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। और एक और सेकेंडरी फंक्शन आता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, रुपी, डॉलर, ये सब क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है। अब हम आ रहे हैं मीनिंग ऑफ मनी, ठीक है। सर तो कंटीजेंट एंड स्टैटिक फंक्शंस नहीं है, स्टैटिक डायनामिक फंक्शन। जो मनी इज डिमांडेड इन 3। अच्छा ये ना अभी हम देख लेंगे, ठीक है। पहले हम मनी की डेफिनेशन कर लेते हैं, तो सिलेबस कंटेंट का पहला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मनी की बात करते हैं। तो मनी वो सारी चीज है जिसे लॉ ने कह दिया कि वो मनी का काम करेगा, ठीक है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। अब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कौन करवाएगा, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट ही करवाएगा, ठीक है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and means of standard of deferred payment. The term money is used to cover all such things like coins, currency note, check, etc., which are used to conduct business transaction and settlement of the business claim. ठीक है, ये पॉइंट जरूर देख लेना। The term money is used to cover all such things like coins, currency note, checks, etc., which are used to conduct business transaction and settlement of the business claim. उसके बाद आता है, it must be noted that money can be any commodity chosen by common concern and as an instrument of exchange of goods and services. अगर मान लो आज मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें इको पढ़ा रहा हूं और तुम्हारा जब एडमिशन हो जाएगा तब तुम मुझे वहां की सोसाइटी में मीडिया पार्टनरशिप दिलाओगे, तो ये क्या हो गया, ये भी एक मनी का काम हो गया, क्योंकि Sir, you are not I audible. think you are on mute. सॉरी। हाँ, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में आते हैं। तो मनी का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है जिसे लॉ ने कर रखा है, लॉ ने कह रखा है कि वो मनी का काम करेगा, उसे हम मनी कहेंगे। तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। अब ये जो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है उसे दो में डिवाइड कर रखा है, एक लीगल टेंडर मनी और एक नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को दो में डिवाइड कर रखा है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके, अब मैं बता देता हूं कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में फर्क क्या है। लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आता है कॉइन्स, लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आता है कॉइन्स, ठीक है।
लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आता है कॉइन्स, ठीक है। तो 1000 रुपए तक के कॉइन्स ना तुम किसी भी सेलर को दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना सेलर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो और कॉइन्स एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मतलब अगर मान लो तुम्हारा बिल आया 2500 का, तो 2500 में से 1000 कॉइन्स के लिए तो वो कुछ तू तड़ाक नहीं कर सकता, लेकिन 1500 के लिए वो बोल सकता है कि भाई मैं कॉइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे तो नोट चाहिए, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर कॉइन्स होते हैं, 1000 रुपए तक के कॉइन्स तुम दे सकते हो। उसके बियॉन्ड अगर कोई भी बिलिंग अमाउंट है तो सेलर के पास ऑप्शन है कि वो कॉइन्स एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर नहीं करना चाहता तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट और डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, ठीक है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मनी का मतलब क्या है, जिसे लॉ ने कह दिया है कि ये इतने हद तक ही यूज हो सकता है, उसके बियॉन्ड के लिए आपको सामने वाले से पूछना होगा कि वो और लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मैंने कहा कि मैं पेटीएम जो है, वैसे तो पेटीएम लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, मान लो जो अभी जो सेंट्रल डिजिटल करेंसी आई है, मैंने बोला मैं वो जो है वो 1000 तक ही गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्ट हो सकता है। उसके बियॉन्ड के लिए आपको सेलर के पास ऑप्शन है कि वो और लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। In India, coins are limited legal tender as per the Coinage Act 2011. Coins shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee or any sum not exceeding 1000. हाँ, एक बार ये रीड कर लो जरा। एक मिनट, नहीं 1000 के कॉइन्स, 1000 के कॉइन्स। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स। तो नोट जो होता है ना वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, नोट के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नोट आप जितना देना चाहो दे सकते हो, लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर्स क्या होते हैं, कॉइन होते हैं। कॉइन जो है वो 1000 रुपए तक की एक्सेप्ट हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड सेलर के पास ऑटोनॉमी है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अगर नहीं लेना चाहता तो कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी को दो में डिवाइड कर रखा है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर क्या आता है तुम्हारा, लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आता है तुम्हारा कॉइन्स, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर आता है नोट। ये तो क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, जिसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि वो मनी की तरह काम कर सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि सामने वाला वही देना मैंडेटरी है,
ठीक है, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी, मतलब अगर कोई नोट ले जा रहा है और कॉइन ले जा रहा है तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो माना ही जाएगा। लेकिन नॉन लीगल टेंडर डेफिनेशन के साथ ऐसा नहीं है, या ऑप्शनल मनी के साथ ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी which is generally accepted but legally one is not bound to accept it. For example, check, bank draft, bills of exchange, etc. do not have legal backing and their acceptance is totally optional. Okay, किसी को यहां पर कोई दिक्कत? कोई नहीं, कोई नहीं। किसी को कोई डाउट? अगर नहीं है डाउट तो थम्स अप कर दो। ओके चलो अब नेक्स्ट करते हैं। बैंक मनी, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है वो बैंक मनी कहलाता है। तो बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। These deposits are repayable by the bank on demand. The depositor are given check facility to withdraw money from their account or make payment. It must be noted that bank money is a non-legal tender money or optional money. ठीक है, ये देख लो जरा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। चलो, तो अगर हम अपना सिलेबस कंटेंट देखें तो मनी का मीनिंग करना था, जो हमने कर लिया, जो अभी किया हमने। इवोल्यूशन ऑफ मनी हमने किया, कॉमोडिटी मनी, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक मनी था, उसके बाद क्या था, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ मनी हमने किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। मनी सप्लाई तो नेक्स्ट ही टॉपिक हो जाता है, तो उसको तो करना नहीं है क्योंकि उसमें दिया नहीं है। कॉमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी। अब आ जाते हैं कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि सिनारियो के हिसाब से मनी कैसा कैसा वर्क करता है, ठीक है। अब मान लो इंश्योरेंस का कंटिंजेंट क्या है। इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं? इंश्योरेंस हम इसलिए करते हैं कि जो भी फ्यूचर की अनसर्टिनिटी है, जो भी कंटीजेंसीज है, वो मीट हो जाए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तो मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, land, labor, capital, enterprise. Total output of the country is jointly produced by these factors, so output should be distributed among them. So money help in distribution of national product in the form of rent, wages, interest, profit, which are expressed in money terms. ठीक है, तो पहला कंटिंजेंट फंक्शन क्या हो गया मनी का, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में हेल्प करता है, क्योंकि अगर मनी नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कितना दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। Money helps the consumer and producer in maximizing their satisfaction. A consumer derive maximum satisfaction by equating the price expressed, जो consumer equilibrium होता है, of each commodity with marginal utility. Similarly, a producer maximizes satisfaction by equating the marginal productivity of factor with price of such factor, जो producers equilibrium होता है। तो maximizing of satisfaction, तो firm और household दोनों के अप्रोच से है। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा क्या है, मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और दूसरा क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तीसरा क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक वाज नॉट पॉसिबल अंटिल मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। मनी आने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो पाता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की वजह से ही क्रेडिट फंक्शन हो पाता है। तो मनी कैन स्टोर ऑफ अ वैल्यू as encourage saving by people in the form of demand deposit in bank. Such demand deposit are used by the commercial bank to create credit. ठीक है, इन तो 3 पॉइंट को अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो प्लीज, और कुछ नहीं समझ आया तो देन फिर अनम्यूट करके पूछ लो। तो फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर बता। फर्स्ट पॉइंट फिर से बता देता हूं। देखो, अगर मैं बोलता लैंड ने बहुत ज्यादा कमाया, लेबर ने बहुत ज्यादा कमाया, कैपिटल ने बहुत ज्यादा कमाया,
इसकी तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं हो पा रही थी ना, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, ये सब तो पता ही नहीं चल पाता। लेकिन मनी की वजह से एक वैल्यू पता चल पाई मुझे कि इतना जा रहा है लैंड एरिया में, इतना जाता है लेबर वाले एरिया में, इतना जाता है कैपिटल वाले एरिया में, तो एक वैल्यूएशन पता चल पा रहा है, इजिली मैं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा हूं। और पूछो, और पूछो। Sir, can you explain these functions again? कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है कि मनी की वजह से अब मुझे पता चल पाता है कि ये जो मेरा मनी है वो किन किन सेक्टर्स के पास जा रहा है, कैसे कैसे फैक्टर पेमेंट के साथ जा रहा है, तब जाकर मेरे नेशनल इनकम को बिल्डअप कर रहा है। तो मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय दीज फैक्टर्स, so the output should be distributed among them। और आउटपुट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है? अगर तुमने पढ़ा हो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो एएस का तुमने 4 कंपोनेंट पढ़ा होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो एडी इक्वल टू एएस होता है ना? Yes, sir. हाँ, तो वो है ये। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब तुम्हारा पीएक्स ऑफ, मतलब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स हो जाता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कैसे पता चल पाता है? कार्डिनल अप्रोच में रुपी के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मनी जो है ये एक और फंक्शन प्ले कर देता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को ये पता चल पाता है कि मैंने 10 रुपए लगाए तो मुझे 10 रुपए के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल यूटिलिटी। और बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि हाउस होल्ड जो है वो सेव कर रहा होता है पैसा और फर्म के पास डेफिसिट ऑफ पैसा होता है, बीच में आता है बैंक, और बैंक एक इंटरमीडिएटरी बनकर दोनों की हेल्प कर रहा होता है। समझे समझे? Yes, sir. ओके। और किसी को कोई दिक्कत इस 3 पॉइंट में? अब नेक्स्ट पे आते हैं, productivity of capital. Money increases the productivity of capital as it is the most liquid asset and can be put to any use. Due to liquidity of money, capital can be exchanged, capital can be transferred from less productive uses to more productive uses. अब मान लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपीस पड़े हैं, ठीक है, तुम 1 लाख रुपए लगा चुके हो और 4 लाख और लगाना चाहते हो, 1 लाख में लॉस हो गया, तो अब तुम्हें पता है ना कि वो जो पैसा है और कहाँ लगाना है। वही अगर मान लो तुमने कोई मशीन ले लिया होता, मशीन 5 लाख का होता, तो 5 लाख तो ब्लॉकअप हो जाते, लेकिन मनी जो है वो हाईली लिक्विड होता है तो ब्लॉकअप नहीं होता। फिर तुम्हें पता होता है कि कौन सा प्रोडक्टिव एरिया, वहां पर जाकर मैं उसे लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया 4th पॉइंट का मतलब। समझ गए? लिक्विड लिक्विड होता है तो जिसमें चाहूं मैं उसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है 5th फॉर्म। तो जब भी तुम मनी देखते हो ना, तो मनी में लिखा होता है बियरर फॉर्म। बियरर फॉर्म का मतलब है कि जिसके पास वो पैसा है वो उसे यूज करेगा। तो मनी प्रोवाइड परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन बियरर होल्डिंग इट एंड ही हैज न्यूमरस ऑप्शन फॉर इट्स यूज। The bearer can change his decision regarding use of money from time to time and place to place depending upon the urgency, intensity and his priority. अगर मान लो कि मैंने लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप तो मैं लैपटॉप पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी जेब में 40,000 रुपए है तो मैं अपने तरीके से जिस टाइम पे जो चीज सही होगा मैं वहां यूटिलाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, बियरर का मतलब होता है जिसके पास वो चीज है वो उसका ओनर है। ठीक है, तो तुम्हारे नोट में भी लिखा होता है बियरर ऑफ होल्डर, उस टाइप का। ठीक है, उसके बाद गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। मनी सर्व एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी फॉर एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। सॉल्वेंसी मतलब होता है कि वो अपने डेट को पे करने लायक है। सॉल्वेंसी मतलब होता है वो अपने डेट को पे करने लायक है। इफ एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी मोर देन हिज लायबिलिटी देन ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवाला निकल जाना, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसके बैंक बैलेंस 0 है, उसके पास नोट वोट कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मनी होता है तो वो हमें सॉल्वेंट प्रूफ कर पाता है कि हमारे पास पैसा है, हम अपने उधार को चुका सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इंडिविजुअल एंड फर्म कीप्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू मीट अनएक्सपेक्टेड नीड्स। ठीक है, एक बार ये देख लो कि इन 6 के 6 पॉइंट्स में किसी में दिक्कत आई। पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा क्या था?
हाँ, दूसरा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तीसरा था बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, चौथा था प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पांचवा था बियरर ऑफ ऑप्शंस, और सिक्स था गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछो। कोई दिक्कत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Sir, can you please explain fourth point again? फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ओके, देखो, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब है अगर मान लो कि तुम्हारा साइबर कैफे का बिजनेस है, तुमने बहुत सारे डेस्कटॉप्स खरीद लिए। अब डेस्कटॉप्स खरीदे तो तुमने तो अपना कैपिटल ब्लॉकअप कर दिया ना। वहीं अगर कैपिटल तुम्हारा मनी फॉर्म में है तो तुम्हें पता है जो मेरा हाईली प्रोडक्टिव एरिया है तुम वहां पर जाकर इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो मनी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल as it is the most liquid asset and can be put to any use। मतलब कि अगर मैंने कोई एसेट खरीद लिया है तो उस एसेट को मैं उसी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं जिस पर्पस के लिए वो खरीदा गया है। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के ही पर्पस पे यूज हो सकता है, लेकिन मनी एक ऐसा एसेट है जिसे मैं किसी भी तरीके से मोल्ड आउट कर सकता हूं, क्योंकि हर चीज का एक पावर ऑफ परचेजिंग पावर होता है। तो ड्यू टू लिक्विडिटी ऑफ मनी, कैपिटल कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजेस टू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। समझ गए? Yes, sir. Thank you. नेक्स्ट पे आते हैं, स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन। देखो ये है भी इसका पार्ट। एक इवोल्यूशन ऑफ मनी हो गया, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी हो गया। Sir, हाँ, sir, ये definitions of money में 3 और पार्ट है बुक में, ये नहीं है पार्ट सिलेबस का? हाँ रुको, ये देखना होगा मुझे, रुक जाओ। अच्छा, ये वाले का कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी सर। हाँ, ये करना होगा। तो चलो सारे ही कर लेते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक डेफिनेशन ऑफ डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू पॉल इंजिक। ये नाम लिख लेना एक जगह, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स, स्टैटिक फंक्शन एंड डायनेमिक फंक्शन। तो पहले रीड कर लेते हैं। स्टैटिक फंक्शन, दे रेफर्स टू दोज फंक्शन व्हिच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल, द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value and standard of deferred payment are all static function because without these function the economy of the country cannot work। तो static function का मतलब है कि वो चीज तो करेगा ही करेगा। static function का मतलब है कि वो चीज वो करेगा ही करेगा, और अगर वो चीज नहीं हुई तो देन फिर इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगा। तो they refers to those functions which facilitate the working of the economy of a country। समझ गए पहला, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन का मतलब क्या है? वो फंक्शन जो इकोनॉमी अगर नहीं करेगा तो देन फिर वो रन नहीं कर पाएगा स्मूथली। तो दे रेफर्स टू दोज फंक्शन व्हिच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है चेंज। तो दे रेफर्स टू दोज फंक्शन व्हिच कॉज मूवमेंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द country। So dynamic function determines the economic trend। For example, functions of money as the basis of credit and liquidity actually brings about changes in the level of economic activity। और जिसको बैंकिंग थोड़ा याद होगा, मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट आया था, जो हमारे पास स्टार्टिंग में डिपॉजिट आया था, उसने कितना क्रेडिट क्रिएट किया। Expansion of credit not only leads to rise in the price level but also increases the level of income, output and employment in the economy। क्योंकि अगर क्रेडिट क्रिएट हो रहा है मतलब फॉर्म का जो डेफिसिट ऑफ फंड का रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है। अब जब फॉर्म इन्वेस्ट करेगा तो देन फिर क्या होगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी और वो चीजें जो है प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करेगा। 1 मिनट। फिर से एक बार डायनेमिक कर लेते हैं। दे रेफर्स टू दोज फंक्शन व्हिच कॉज मूवमेंट इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। सो डायनेमिक फंक्शन डिटरमाइन द इकोनॉमिक ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, फंक्शन ऑफ मनी एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट and liquidity actually brings about changes in the level of economic।
फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट नॉट ओनली लीड्स टू राइज इन द प्राइस लेवल बट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हाँ बोलो लक्ष्य, लक्ष्य कुछ पूछ रहे हो? सर एक बार स्टैटिक फिर से समझा दीजिए। देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि इकोनॉमी में ना ये चीज होगी होगी, ठीक है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर इसे रोक दिया गया तो देन फिर क्या होगा, इकोनॉमी ढंग से रन नहीं कर पाएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा ही होगा, लोग डिमांड कमोडिटी की करेंगे ही करेंगे, और जो फर्म है वो प्राइस सेट करेगा ही करेगा, उधारी होगी होगी, एंड लोग जो है वो कुछ ना कुछ सेव करेंगे ही करेंगे। तो इसे हम कह देते हैं स्टैटिक फंक्शन, जो रहता ही रहता है। तो दे रेफर्स टू दोज फंक्शन व्हिच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। और डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, ठीक है। कोविड आया, उसकी वजह से सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बैंक के पास लेंडिंग पावर थी, लेकिन फर्म जो था वो डिमांड नहीं कर रहा था क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो एक बार ये बताओ स्टैटिक और डायनेमिक में कोई दिक्कत है तो बताओ। आ गया समझिए, स्टैटिक और डायनेमिक आ गया ना? थम्स अप कर देना अगर ये आ गया तो, मतलब अभी की क्लास में अगर मनी भी हो जाएगा तो बहुत है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, डिमांड ऑफ मनी। तो इसके तीन मोटिव होते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मतलब जो मनी को यूज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रिकॉशनरी मतलब इन फ्यूचर के लिए उन्होंने बचा कर रख रखा है, और ट्रांजैक्शन मोटिव वो तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। तो पीपल डिमांड कमोडिटी सच एज राइस, व्हीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा बिकॉज दीज गुड्स पोजेस यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। However, money does not possess any utility to directly satisfy the consumer. So why do people demand money? So broadly stating, there are three main motives for which money is wanted by the people. सबसे पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है। तो एक एक शब्द पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। This motive can be looked at from the perspective of consumer who want income to meet their household expenditure, and from perspective of businessman who require money to carry on their business activity, business motive, ठीक है। तो दो टाइप के मोटिव होते हैं, हाउस होल्ड को इनकम मोटिव के लिए एंड बिजनेस वाले को बिजनेस मोटिव के लिए। तो द ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट टू डिमांड फॉर मनी टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट मतलब फर्म। तो the income which a person gets is not continuous, whereas expenditure is continuous. So to bridge the gap between receipt of income and its expenditure, people hold cash. So according to Keynes, transaction demand of money is positively associated with the level of income. अगर level of income ज्यादा होगा तो holding power भी ज्यादा होगी, और अगर level of income कम होगा तो holding power भी कम होगी. That is, higher the level of income, larger would be the size of money and holding of the transaction. तो एक बार ट्रांजैक्शन मोटिव पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मनी तो तुमने पढ़ा था ना, इसी का थोड़ा डिटेल वर्जन, ठीक है, क्योंकि बहुत जने आज आ नहीं रहे थे इसलिए। ये आ गया समझ? जिसको नहीं आया वो बता दो जरा। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, चलो एक बार ना और देख लेते हैं इसे। चलो मैं एक एक लाइन पढ़कर बता देता हूं। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन। मनी क्यों चाहिए, लिक्विड फॉर्म में क्यों चाहिए, क्योंकि डे टू डे ट्रांजेक्शन किया जा सके, ठीक है। दिस मोटिव कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को क्यों चाहिए, क्योंकि उसे दाल चावल खरीदना है, उसे जो भी खाना है, उसे वो चीज खरीदनी है, इसलिए उसे मनी चाहिए। Who want income to meet their household expenditure, income motive। तो ट्रांजैक्शन मोटिव को दो में डिवाइड कर रखा है, एक इनकम मोटिव एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेसमैन हु रिक्वायर मनी टू कैरी ऑन देयर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस मोटिव। तो द ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट टू डिमांड फॉर मनी टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड द बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो the transaction motive relate to demand for money to meet their current transaction of individual, मतलब जो उसे खाना पीना है, and business unit. The income which a person get is not continuous, whereas expenditure is continuous, ठीक है। जो उसको इनकम आ रहा होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन जो एक्सपेंडिचर हो रहा होता है वो कंटिन्यूअस होता है।
क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज के लिए उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा. सो टू ब्रिज द गैप बिटवीन रेसिप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स एक्सपेंडिचर, पीपल होल्ड कैश. ठीक है, कुछ पैसा वो बचा कर रखते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कीन्स ये कहता है कि अगर इनकम ज्यादा है तो होल्डिंग पावर ज्यादा होगी, और अगर इनकम कम है तो होल्डिंग पावर कम होगी. अब बताओ किसे कौन सा लाइन नहीं समझ आया? आ गया समझ? थम्स अप कर दो अगर आ गया तो. 35 स्टूडेंट्स है, 34 मुझे एक्सक्लूड कर दो. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. ये वाला जरूर याद रखना. अकॉर्डिंग टू कीन्स, ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ इनकम. दैट इज हायर द लेवल ऑफ इनकम, लार्जर वुड बी द साइज ऑफ मनी होल्डिंग फॉर ट्रांजैक्शन. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. अब आते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मतलब पहले से ही बचकर रखना, तो कैश बैलेंस रखना. तो कैश बैलेंस या तो मैं बैंक में रखता हूँ या तो मैं अलमीरा में रखता हूँ. ठीक है, तो इट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंसेस फॉर अनफोर्सीन कंटीजेंसी, कि इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गई उसके लिए पैसा हो. पीपल विश टू होल्ड मनी, some money to provide for the risk of unforeseen events like sickness, accident, etc. The amount of money held under this motive depend on the nature of individual and on the condition on which he lives. तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया. सब्जेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पर्सन डिपेंड करता है. ठीक है, द डिमांड ऑफ मनी फॉर प्रिकॉशनरी बैलेंस इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. अगर लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगा तो प्रिकॉशनरी मनी ज्यादा होगी, लेवल ऑफ इनकम कम होगा तो प्रिकॉशनरी मनी भी कम होगी, क्योंकि उसका कंजम्पशन में ही पैसा चला जाता होगा. समझ गए? तो हायर द लेवल ऑफ इनकम, मोर विल बी द कैश बैलेंसेस फॉर कंटीजेंसीज. तो प्रिकॉशनरी मोटिव में किसी को कोई दिक्कत तो अनम्यूट करके पूछ लो जरा. तो सारों को आ गया ना प्रिकॉशनरी? कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो. कंटीजेंसीज का मतलब बता दो. कंटीजेंसीज का मतलब होता है कि जितनी भी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है वो, मतलब जो भी इन फ्यूचर हो जाए और अगर वो हुआ तो देन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो तुम पैसा लेकर गए. ये कौन है जो खेल कूद करने आ रखा है? बस मेरा ही थम्स अप कर दिया. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांजैक्शन मोटिव वर्सेस प्रिकॉशनरी मोटिव. तो इन केस ट्रांजैक्शन मोटिव, मनी इज हेल्ड फॉर ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, while under precautionary motive cash is kept to meet the unforeseen transaction. तो ट्रांजैक्शन मोटिव में ना जो पैसा बचा कर रखा जाता है वो इसलिए बचा कर रखा जाता है जिससे कि खर्च होगा. मान लो दूध लाना है तो हर दिन ऐसा थोड़ी कि बैंक से निकालने जाओगे, तो तुम होल्ड करके रख लो. ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन के लिए. और प्रिकॉशनरी क्या होता है कि अनफोर्सीन, मतलब इन फ्यूचर अगर कोई हरकत हो जाए तो उस हरकत को मीट करने के लिए ये तुम्हारा हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव. ठीक है, उसके लिए जो तुम पैसा होल्ड करके रखो. ठीक है, अंडर ट्रांजैक्शन मोटिव होल्डिंग मनी इज वेरी कन्वीनियंट. ठीक है, and the value of money in terms of other good is relatively certain.
हाउएवर मतलब कि पता रहता है ना कि दूध 40 रुपए का आता है, या फिर सब्जी जो है वो 200 रुपए का आ जाएगा 2 दिन का, ठीक है। तो वहां मेरे को पता रहता है ट्रांजेक्शन मोटिव में कि जो मेरा ट्रांजेक्शन का कॉस्ट आने वाला है वो कितना है, लेकिन जो मेरे साथ अनसर्टिनिटी अराइज होने वाली है उसका मुझे नहीं पता रहता। हाउएवर अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव, holding of money depends on the degree of uncertainty. That is, more is kept in the events of war or financial crisis and less money during the normal condition. So in general, cash balances held for transaction and precautionary motive are directly dependent on the level of income. समझ गए? ये आ गया ना समझ? ओके। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। स्पेकुलेशन मतलब होता है प्राइस का अप एंड डाउन होना। स्पेकुलेशन मतलब होता है प्राइस का अप एंड डाउन होना, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन ऑल्टरनेट टू द फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि किसी चीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। बॉन्ड मतलब होता है, मान लो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझे 5,000 दो और मैं आपको 7,000 दूंगा आफ्टर 1 ईयर, तो ये बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव इट इज प्रिज्यूम दैट पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ either in the form of bond or in the form of cash balances. The decision regarding holding of bond or cash balance depend upon the expectation about the changes in the rate of interest or capital value of the asset. तो किस पे डिपेंड रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। अगर मान लो कि बैंक मुझे 5 का 6,000 दे रहा है और बॉन्ड मार्केट मुझे 5,000 का 8,000 दे रहा है, तो मैं यहां जाना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, और द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट बॉन्ड इन द फ्यूचर। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी इनवर्सली विद द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड मार्केट। अगर बॉन्ड मार्केट लो चल रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा होगा, और अगर बॉन्ड मार्केट ज्यादा चल रहा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा होगा। हेंस डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव बिकम लेस एट हाई इंटरेस्ट रेट एंड बिकम्स लार्जर एट लो इंटरेस्ट रेट। तो ये वाला पॉइंट लर्न करना होगा। डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव बिकम लेस एट हाई इंटरेस्ट रेट। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो डिमांड जो स्पेकुलेटिव मतलब जो उसे होल्ड करने, डिमांड फॉर मनी जो है वो लेस हो जाता है, और जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तो हाई हो जाता है। ओके तो ये सबको समझ आ गया। पहला क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव को दो में डिवाइड कर रखा है, एक इनकम मोटिव और एक तुम्हारा था बिजनेस मोटिव। इनकम मोटिव जो हाउस होल्ड का होता है, जो डेली के वो खर्चे करते हैं, और बिजनेस मोटिव क्या होता है? जो बिजनेसमैन का होता है, ठीक है। और इनकम आपकी बार बार नहीं हो रही होती, लेकिन एक्सपेंडिचर आपका बार बार हो रहा होता है। उसके बाद प्रिकॉशनरी वाला क्या था कि फ्यूचर की कंटीजेंसीज को मीट करने के लिए। उसके बाद उसके हमने डिफरेंशिएट पढ़े, फिर स्पेकुलेटिव हमने पढ़ा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, फिर हम डेफिनेशन ऑफ मनी पे आते हैं। किसी को कोई दिक्कत? थम्स अप कर दो जिसे समझ आ गया।
हाँ आरुष आर्य पूछो, कुछ पूछना है? यस सर। सर बता। डिमांड फॉर स्पेकुलेशन जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हाँ डिसाइड हाँ होता कह है। सकते हो, कह सकते हो मैक्रो लेवल पे, हाँ हाँ कह सकते हो। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो सबसे पहला आता है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होते हैं? एक लीगल टेंडर होता है और एक नॉन लीगल टेंडर होता है। लिमिटेड उस लीगल टेंडर के अंदर आता है लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर क्या आता है तुम्हारा? कॉइन्स, ठीक है, कि 1000 रुपए तक के कॉइन्स आप दे सकते हो, उसके बियॉन्ड के लिए सेलर के पास ऑप्शन है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। और उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जो कि होता है तुम्हारे नोट्स, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शनल मनी या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसमें सेलर के पास ये अथॉरिटी है, वो बोल सकता है अगर नहीं लेना चाहता चेक से पेमेंट तो मना कर देगा, नहीं लेना चाहता फोन पे पेटीएम तो मना कर देगा। तो नॉन लीगल टेंडर का मनी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप ऐसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आप फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे लीगल टेंडर नहीं किया, ठीक है। लीगली बोला नहीं है कि ये हर चीज के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई इसे मना नहीं कर सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी निकाला है ना सेंट्रल डिजिटल करेंसी वाला, उसके वो लीगल टेंडर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बैंक मनी, जो आपका बैंक में पैसा पड़ा है वो बैंक मनी कहलाता है। अब आते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी हमने पढ़ लिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इन द वर्ड्स ऑफ क्रोथर या जो भी है, मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। तो मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मनी हैज द क्वालिटी ऑफ general acceptability which makes it most liquid. By liquidity we mean the speed and the certainty with which an asset can be converted back into money. तो coins, currency note and bank money are the most liquid form of money. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि most liquid form of money क्या है, तो coins, currency note and bank money. Coins, currency note, bank money, coins, currency note, bank money, ठीक है। उसके बाद आता है नियर मनी। नियर मनी का मतलब है कि उसको कुछ टाइम लगेगा मनी में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन वो मनी फॉर्म में है, जैसे एफडी आरडी हो गया। तो इट इंक्लूड दोस फाइनेंशियल एसेट्स which are not as liquid as coins and currency note but can be easily converted into money for paying debts. For example, national saving deposit, fixed deposit receipt, bonds etc. जो हाईली लिक्विड होते हैं। मान लो मैंने कोई एफडी करवा रखा है ₹1,00,000 का, ठीक है। अब मेरे को एफडी तोड़वानी है, मैं अगले दिन बैंक में जाऊंगा, बोलूंगा प्लीज कैंसिल माय एफडी अकाउंट एंड ट्रांसफर दी होल अमाउंट टू माय सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। उसी टाइम कैंसिलेशन के बाद आधे घंटे या 1 घंटे में पैसा आ जाएगा। लेकिन आधा घंटा और 1 घंटा भी तो वक्त ले रहा है ना, इसलिए हम इसे नियर मनी कहते हैं, हम इसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी या मनी नहीं कह देते, ठीक है। दे आर एज गुड एज मनी बट आर नॉट नॉन लीगल टेंडर मनी। नियर मनी कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज but it can be converted into cash within a short span of time, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो बताओ जरा। समझ आ गया तो थम्स अप कर दो प्लीज। ओके ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ठीक है। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी और ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो इट इंक्लूड ओनली दोज थिंग्स व्हिच फंक्शन एज मनी। इट इंक्लूड करेंसी नोट, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक एज दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हो गया नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। और अगर ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी की बात की जाए तो उसमें जो मनी एसेट है प्लस नियर मनी। तो इन एडिशन टू नैरो मनी इट ऑल्सो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट इन बैंक, मतलब एफडी एंड आरडी, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में भी एफडी और आरडी हो पाता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट आर इंक्लूडेड एज दे हैव हाई डिग्री ऑफ मनीनेस एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू चेकेबल डिपॉजिट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी का फॉर्मूला हो गया मनी एसेट प्लस नियर मनी।
एक बार ये देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, फिर कंप्लीट है। समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जरा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Any unit of money whose face value and intrinsic value are equal is known as full body money. जैसे 10 रुपए इक्वल टू 10 रुपए, तो फुल बॉडी मनी हो गया। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 1 rupee coin was made of silver and its value as money was same as its value as a commodity. ठीक है, तो फेस वैल्यू इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द यूनिट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ 10 rupee नोट इज इक्वल टू 10 rupee, तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू। और intrinsic value it refers to the value of metal contained in the unit of money. For example, the value of silver contained in a silver coin is known as its intrinsic value. जैसे 10 रुपए के नोट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, और फेस वैल्यू का मतलब है जो हम मान रहे हैं उसे। इसमें किसी को कोई दिक्कत फुल बॉडी मनी वाले में? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Representative full-bodied money, it refers to the money which is usually made up of paper. The value of representative full-bodied money is much higher than the value of as commodity. It is accepted as money as it can be conveniently used as a money for carrying out the transaction. Such type of paper money is 100% backed up by मेटेलिक्स, मतलब जो भी नोट छपता है ना उसके इक्विवेलेंट में गोल्ड कॉइन्स या कुछ ऐसा रखा जाता है। ठीक है, एक मिनट। सर एक बार ये दोनों पॉइंट्स वापस एक्सप्लेन कर देना, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी एंड फुल बॉडी में। एक चलो फुल बॉडीड मनी फिर से बता देता हूं। एनी यूनिट ऑफ मनी whose face value and intrinsic value are equal is known as full bodied money. तो जैसे मनी वैल्यू ऑफ इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू ड्यूरिंग द, तो इसका मतलब ये है फुल बॉडीड मनी का मतलब ये है कि जितने का वो मनी वैल्यू कर रहा है उसके इक्विवेलेंट ही कॉमोडिटी वैल्यू कर रहा है, तो फुल बॉडीड मनी हो गया। जैसे कि जब 1 रुपए का कॉइन बनाया जाता था, ठीक है, उस टाइम पे सिल्वर यूज जो होता था वो उसके इक्विवेलेंट ही वैल्यू कर रहा होता था। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड 1 rupee coin was made of silver and its value as money was same as its value as a commodity. ठीक है, मतलब जो 1 रुपए है वो इक्वल टू 1 रुपए ही होगा, तो फुल वैल्यू मनी हो गया। फेस वैल्यू का मतलब होता है जितना उस पे रिटर्न है उस कॉइन या किसी भी चीज पे, वो फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, सॉरी, और इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे बनाने का कॉस्ट कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे बनाने का कॉस्ट कितना है। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द मनी विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ पेपर। ठीक है, अब ये 2 काइंड्स के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मनी।
एक होता है कन्वर्टेबल पेपर मनी और एक होता है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. Convertible, it refers to the currency note which are freely convertible into full-bodied money, gold or silver, at any time at the option of the holder. However, 100% backing of gold or silver is not desired as all the notes in circulation are not simultaneously presented for conversion. ठीक है, तो कन्वर्टेबल पेपर मनी होता है जिसे हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में एनी टाइम. ठीक है, और इनकन्वर्टेबल होता है जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, और इसमें क्या हो, सर्कुलेट इन कमांड वैल्यू एज इट्स वैल्यू इशू इज रिगार्ड रेगुलेटर रिस्पांसिबल फॉर. जो तुम्हारा 1 रुपए का नोट है वो इनकन्वर्टेबल होता है. ठीक है, उसके बैकिंग में कुछ नहीं होता है तो वो इनकन्वर्टेबल है. और कन्वर्टेबल वाला जो होता है उसके बैकिंग में गोल्ड या फिर सिल्वर कॉइन होता है. तो जब हम उसे कन्वर्ट करने जाएंगे तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद आता है क्रेडिट मनी पे. तो क्रेडिट मनी मतलब होता है उधार वाली चीज. तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी whose intrinsic value is much lower than its face value. Face value of 100 note is 100, but we would get much lower value if we sell the note as a piece of paper. Credit card, bank deposit are other example of credit money. जो जैसे कि मान लो तुम कार्ड बेचने जाओगे तो उसका थोड़ी पैसा मिलेगा, लेकिन जो उसके अंदर पैसे हैं वो उसके पैसे मिलेंगे. ठीक है, तो टोकन कॉइन्स दीज रेफर्स टू द स्मॉल कॉइन ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन व्हिच आर इशूड टू फैसिलिटेट डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. All Indian coins like those 10, 5, 2, 1 are token coins since their value as money is more than the value of metal contained in them. ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट आता होगा वो कम आता होगा और फिर वो ज्यादा था. Representative token money अभी डेफिनेशन नहीं दे पाते. सर हाँ हाँ हाँ, सर ये इनकन्वर्टेबल मनी में इसका क्या मतलब है कि द मनी डज नॉट हैव एनी बैकिंग और स्टैंडर्ड कॉइन. मतलब जब भी कोई करेंसी छपती है ना उसके इक्विवेलेंट ना हम गोल्ड या फिर कुछ सिल्वर विल्वर रख रहे होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा होता है. बाकी ना ये मत पढ़ना, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. देखो सिलेबस में जो है वो तुम्हारा मनी का मीनिंग है, इवोल्यूशन और फंक्शंस ही है बस. तो फंक्शंस तो हमने सारे पढ़ ही लिए, ये सारे फंक्शंस पढ़ लिए ना. लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. स्कोप वाला वही था ना, नैरो और नियरर वाला. नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी. यहीं तक देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी मत देखना. इतना समझ आ गया मनी में. और मनी सप्लाई मत देखना, ठीक है, वो सीबीएसई के 12th का है बस, इसके लिए नहीं है. तो बैंकिंग बचा है, बैंकिंग हम कल कर लेंगे. ठीक है, एक बार जो आज करवाया वो समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जरा. सर एक डाउट था हाँ हाँ हाँ, कि सर बैक करना जरूरी क्यों होता है करेंसी को कभी भी? देखो अगर तुम बैक नहीं करोगे तो फिर करेंसी की वैल्यूएशन कैसे होगी? मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कह रहे हो आप? हाँ, इन टर्म्स जैसे ऑफ पहले- फॉरेन एक्सचेंज कह लो या फिर करेंसी. फिर तो कोई भी कितना भी नोट छापता रहेगा. और जब बैंकिंग आएगा ना तो और डिटेल में मैं बता दूंगा तुम्हें. मतलब एक नोट की बैंक कह रहा हूँ, गोल्ड के टर्म्स में कितनी वैल्यू है, हाँ इसलिए हाँ हाँ ताकि कंपेयर कर पाए डिफरेंट कंट्रीज की. हाँ हाँ, क्योंकि कोई भी कंट्री जब नोट छापता है उसके इक्विवेलेंट उसके पास वो एसेट्स होने चाहिए. समझ गए? यस सर. चलो. सर हाँ हाँ हाँ, सर ये बैंक वाला नहीं आ रहा, मतलब मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया वाला एंड में जो है. नहीं 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 नहीं,
देखो ना सर टॉपिक, पावर बूस्टर सेक्शन से सिर्फ चैप्टर का आ रहा है या फिर सारे चैप्टर्स का आ रहा है पावर बूस्टर सेक्शन? नहीं कुछ चैप्टर्स का। तो तुम्हें ये 3 टॉपिक तो समझ आ गए ना तुम सबको, मनी, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस। इवोल्यूशन में वही था कॉमोडिटी, मेटेलिक, ये सब। सर डिमांड फॉर मनी, डिमांड, जो ये कौन सा है? ये अभी हमने करा था ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। हाँ वो भी एड ऑन ही मानना, बाकी वो उतने चांसेस नहीं है उसके। सर इन सबको लर्न करने की जरूरत है, बस एक बार नहीं कॉन्सेप्ट लर्न क्लियर करने हो की गया तो जरूरत, बस एक बार रीड कर लेना, बहुत है, ठीक है। उस टाइम पे याद आ जाता है हमें, और ऑप्शन ना वो बहुत सही सही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा ही हाई फाई वाला देंगे। जो हाई फाई वाला होगा ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से होगा, गवर्नमेंट बजट से होगा। सर इन सब के लिए बस संदीप गर्ग के एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कर ले, बहुत है ना? हाँ संदीप गर्ग प्लस मैं भी तुम्हें दे दूंगा, और आईएमएस के पोर्टल पे तो होगा ही। चलो और हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा। बाकी आज सबको समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जरा, आ गया तो। बाकी और कोई फीडबैक होगा तो बता देना। पीपीटी में ना सारा कवर नहीं हो पाता, ठीक है। कोई फीडबैक होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलो ओके बाय, और रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा।